So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. आज से हम लोग साइंस के जो चैप्टर्स हैं ओवरऑल अपना एनुअल में आ रहा है, तो एक एक चैप्टर लेकर के चलेंगे और इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो भाई साहब फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको वीडियो देखनी है और फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको क्वेश्चन करना है। कोई भी ढिलवाही अब मत करिए, एग्जाम बहुत ही नज़दीक है अपने। ठीक है, तो आज हम लोग अपना एक चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं यहां पर हमें किन चीजों को डिस्कस करना है आज। तो ये रही अपनी पीपीटी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसमें आज हमें जो देखना है वो फर्स्ट टॉपिक, व्हाट वी हैव टू कवर टुडे। फर्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस और इसमें दो हमारे सब टॉपिक हैं, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इन दोनों को अच्छे से समझना है। आज हम लोगों को केमिकल इक्वेशन लिखना आना चाहिए आज की क्लास के बाद, और दूसरा किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो चीज अच्छे से तुम समझ लिया आज की क्लास में तो इसका मतलब आज का काम तुम्हारा हो गया। ठीक है, तो ये अपने आज के टॉपिक्स रहने वाले हैं। आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी पर। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। कह रहे हैं कि कुछ डेली लाइफ के अपने सिचुएशंस दिए गए हैं और इनके बारे में हमें सोचना है। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मी के मौसम में यदि मिल्क को ऐसे ही बहुत देर तक रख दोगे, ठीक है, उसे छोड़ दोगे, तो उसके साथ क्या होगा। एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फियर। एक कोई भी आयरन आर्टिकल है तुम्हारे पास, तवा हो गया, पैन हो गया, वो नेल हो गई जो कील होती है लोहे की, यदि उसको तुम ह्यूमिड एटमॉस्फियर में छोड़ देते हो तब क्या होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स जो होते हैं, फर्मेंटेड मतलब होता है प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ ग्रेप्स इनटू वाइन। ग्रेप्स जब वाइन में बदल जाता है तो उसको फर्मेंटेड कहते हैं। फूड इज कुक्ड। फूड जब पकाया जाता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रेस्पायर। तो कह रहे हैं ये जितनी भी सिचुएशंस तुम सोचोगे इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं मतलब वन स्टेट, एक जो स्टेट है उससे दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है। मतलब अब जो ये हमें सेकंड प्रोडक्ट मिला हुआ है वो फर्स्ट के जैसा नहीं है, वो उससे डिफरेंट है। जब मिल्क को तुम गर्मी के सीजन में ऐसे छोड़ दोगे तो दूध क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा, दूध खट्टापन हो जाएगा उसमें। आयरन जो है, आयरन आर्टिकल है, ये तुम उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो तो उसमें जंग लग जाएगा। इसी तरीके से ग्रेप्स क्या हैं, ग्रेप्स को बहुत दिनों तक तुम ऐसे रख दो तो वो क्या होता है, उसका किण्वीकरण हो जाता है। किण्वीकरण मतलब फर्मेंटेड की हिंदी मीनिंग है, मतलब वो वाइन में चेंज होने लगता है, उसका जो अंदर का जूस होता है। फूड जब पक जाता है तो पहले रॉ रहता है, उसके बाद वो हमें एकदम पका हुआ दिखाई देता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो हम फूड खाते हैं वो जो अंदर डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो एसिड्स वगैरह हैं, वो उनको डाइजेस्ट करते हैं। हम लोग रिस्पायर करते हैं तो हमारे बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, चेंजेस हैं। इन ऑल the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical change of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. कह रहे हैं कि जितनी भी ऊपर हम लोग एग्जाम्पल देखे, चेंज होने के बाद वो ऑब्जेक्ट इनिशियल से काफी डिफरेंट हमें मिला, मतलब उसमें क्या हुई, कुछ चेंजेस आए। कह रहे हैं हम पिछली क्लासेस में कुछ फिजिकल और केमिकल चेंज और केमिकल चेंज ऑफ मैटर्स देख चुके हैं क्लास 9th में, याद होगा। ठीक है,
तो कह रहे हैं जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, इसका मतलब ये है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर तुम्हें कोई केमिकल चेंज दिखाई दे, केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जो वापस से हम इनिशियल ऑब्जेक्ट पर नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है, वापस से इनिशियल ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। फिजिकल रिएक्शन जो होता है वो फिजिकल रिएक्शन, जैसे इनिशियल ऑब्जेक्ट से हम फाइनल पे पहुंचे तो हम फाइनल से इनिशियल पर वापस आ सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में इनिशियल से यदि हम फाइनल पे पहुंच गए तो फाइनल से इनिशियल पर पहुंचना नामुमकिन है लगभग, ठीक है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know what a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to this question. अभी तक थोड़ा सा ये हमारे दिमाग में है कि आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है, किन चीजों का केमिकल रिएक्शन होता है। तो इन सब के लिए हम यहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म करने चल रहे हैं और समझते हैं कि आखिर क्या है केमिकल रिएक्शन, किस चीज का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। Activity 1.1 Caution. This activity needs the teacher assistance. It would be better if students wear suitable eyeglasses. ठीक है, थोड़ा सा खतरनाक एक्टिविटी है, तो इसके लिए ये प्रेफर किया जाता है कि आई ग्लासेस वगैरह बच्चे पहने रहें तो ज़्यादा अच्छा है। Clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing it with sandpaper. कह रहे हैं कि एक मैग्नीशियम रिबन को क्या कर लो, थोड़ा सा उसे साफ कर लो सैंड पेपर से, और 3 to 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मैग्नीशियम रिबन की बात कर रहे हैं। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैंप और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। तो कह रहे हैं इस मैग्नीशियम रिबन को जो तुमने साफ किया है, इसको टोंग से, एक चिमटा टाइप का होता है लैब में, उससे क्या करना है, तुमको इस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना है और यहाँ पर जलाना है। उसके बाद जो भी एसिड इस पे गिरेंगी उसको अपने वॉच ग्लास या फिर इसको चाइना बाउल भी कहते हैं, उस पर रखना। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। अपने आईज से इसको जितना हो सके उतना दूर रखना है, क्योंकि इससे जो भी लाइट निकलती है वो हमारी आंखों के लिए काफी नुकसानदायक होती है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, तुमने क्या ऑब्जर्व किया। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. तुम देखोगे कि जो मैग्नीशियम रिबन जल रहा है वो एकदम व्हाइट लाइट है, एकदम व्हाइट फ्लेम उससे निकल रही है, और जो उससे ऐश निकल रहा है, राख निकल रही है, वो एकदम व्हाइट पाउडर है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर हमें मिला ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। मतलब जब मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे जलाया गया तो वो किस में बदल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ये रिएक्शन जो हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमें एक प्रोडक्ट फॉर्म मिला हुआ है, ये कहां से मिला हुआ है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला। एक्टिविटी 1.2 क्या कह रहा है, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस। इसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुमने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटी है। जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसको ध्यान से समझो, ध्यान से अपने दिमाग में रखो, क्योंकि ये सब जो एक्टिविटीज है या तो ये स्कूल में करवाई गई होंगी और नहीं करवाई गई हैं तो बस तुम समझ लो। ठीक, 1.3 क्या कह रहा है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे अपने पार्टिकल्स, ठीक है, जिंक मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लो। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। और इस जिंक ग्रैन्यूल्स में क्या डाल दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो या सल्फ्यूरिक एसिड। हैंडल द एसिड विद केयर। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। यस, तो मेटल में जब भी एसिड पड़ेगा तो मेटल में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंजेस इन द टेम्परेचर। यस, उसमें तुम टेम्परेचर में चेंज देखोगे कि टेम्परेचर जो है वो तुम्हारा हाई हो गया है, तुम्हारी कोनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो गई है।
From the above three activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. कह रहे हैं जो हम लोगों ने 3 एक्टिविटीज की हैं, इसमें हमें कैसे पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि स्टेट में चेंज हो गया, यदि चेंज इन स्टेट मतलब वो सॉलिड है तो लिक्विड, या लिक्विड है तो गैस, या गैस है तो लिक्विड, मतलब उसके स्टेट में चेंज हो गया है। चेंज इन कलर, कलर में कुछ चेंजेस आ गए हैं तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या दो ऑब्जेक्ट, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके कोई गैस फॉर्म किए हैं, क्या उनका टेम्परेचर, इस केमिकल रिएक्शन होते समय क्या टेम्परेचर में कुछ चेंज आया है। तो ये चार इंडिकेटर हैं। अगर 4 ये हो रहे हैं, 4 में से कोई भी हो रहा है तो जान लो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. कह रहे हैं यदि हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमको दिखाई दे रहे हैं। ये इंडिकेटर से तुम समझ जाओगे कि यस केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये चेंजेस हैं, ये इंडिकेटर उसमें अवेलेबल हैं चेंज होने में, तब कहेंगे केमिकल रिएक्शन है। अगर ये नहीं है तो हम नहीं कहेंगे, हो सकता है वो फिजिकल रिएक्शन हो। We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देखेंगे और उनका सिंबलाइज कैसे करेंगे, उनको सिंबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये चीज देखेंगे। अब आज का आता है अपना फर्स्ट मेन टॉपिक, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन यदि फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे और पढ़ने के बाद वापस से रीडिंग करोगे एक बार अपने आप से, ठीक है, तब मजा आएगा। केमिकल इक्वेशन एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यदि एक्टिविटी 1.1 को हम समझाने की कोशिश करें लोग को, तो हम कहेंगे भाई साहब हुआ ऐसा था कि मैग्नीशियम रिबन को हमने लिया था और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला था एज अ प्रोडक्ट। यही समझाओगे ना। This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form of a word equation. कह रहे हैं जो इतनी बड़ी कहानी हम बता रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। कह रहे हैं इसको तुम सिंपल क्या कर सकते हो, वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हो। कैसे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड रहता है वो रिएक्टेंट होता है और राइट साइड जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, राइट साइड प्रोडक्ट। The substances that undergo chemical changes in the reaction, magnesium and oxygen are the reactants. The new substance is magnesium oxide formed during the reaction as a product. और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि हमारा राइट साइड है वो क्या है, एक प्रोडक्ट है। A word equation shows change of reactants to product through an arrows placed between them. ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, एक उसके बीच में एक एरो मिल रहा है जिससे हमें पता चल रहा है कि प्रोडक्ट क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारा। The reactants are written on the left hand side with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign between them. ध्यान रखना, रिएक्टेंट में प्लस तो होता ही है, प्रोडक्ट में भी प्लस होता है यदि एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं तब। ठीक है, The arrowhead point towards the products and shows the direction of the reaction. जो arrowhead है ये शो करता है कि रिएक्शन इधर से इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब अपना दूसरा जो मतलब फर्स्ट सब टॉपिक जो है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, वो तो हमने वर्ड इक्वेशन लिखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे हम। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formulae instead of words. कह रहे हैं कि यदि हम केमिकल फॉर्मूले यूज करें, वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, केमिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा और कंसाइज हो जाएगा। A chemical
इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन है ये केमिकल रिएक्शन को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है। इफ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, MgO। MgO। Count and compare the number of atoms of each element on the left hand side and right hand side of the arrow। हम काउंट कर रहे हैं तो देखो क्या है, Mg प्लस O2 gives MgO, यही तो है। अब यहां पर देखना है तो मैग्नीशियम का एक एटम है, मैग्नीशियम के एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम हैं, और इधर प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम के एक हैं, ऑक्सीजन के एक हैं। तो हम देख रहे हैं कि इधर साइड रिएक्टेंट साइड जो है मास, रिएक्टेंट साइड मास ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड मास कम है ना ऐसी बात। प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन का मास कम है और रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन का मास ज्यादा है। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स। तो Mg का तो सेम है, मैग्नीशियम का सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का सेम नहीं है। इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। यदि दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के क्या जो एटम्स हैं वो बराबर होते हैं तो हम इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं, और यदि नहीं है तो उनको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। दोनों इक्वेशन के दोनों साइड्स मास सेम नहीं होता है, तब उसको हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। जो अनबैलेंस्ड होता है, ध्यान रखना, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक नाम और होता है, वो होता है स्केलेटल। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन ध्यान रखना। इक्वेशन 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air। तो इक्वेशन 1.2 जो है Mg प्लस O2, इसमें हमारे एटम्स बराबर नहीं है, एलिमेंट के जो एटम्स हैं बराबर नहीं है। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड 2 है तो प्रोडक्ट साइड एक ही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यस दिस इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब आते हैं आज के अपने लास्ट टॉपिक पर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना हम यहां सीखेंगे, ठीक है। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है, इसको जरा अपनी कॉपी में लिख लेना। वो क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास डिस्ट्रॉय किया जाता है। That is, the total mass of the element present in the product of chemical reaction has to be equal to the total mass of elements present in the reactants। reactants और product का जो total mass होना होगा वो बराबर होगा, ठीक है। मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो भाई साहब कोई भी चेंज हो रहा है तो मास की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। वो रिएक्टेंट की बात कर लें, प्रोडक्ट की बात कर लें, ठीक। In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction। रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो हमारे एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर रहेंगे। Hence we need to balance a skeletal chemical equation। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। Is the chemical equation 1.2 balanced? कह रहे हैं जो इक्वेशन 1.2 था, इक्वेशन 1.2 कहां पे है, इक्वेशन 1.2 ये वाला Mg प्लस O2, ये क्या बैलेंस्ड है? तो ये तो पहले ही बता चुके हैं बैलेंस्ड नहीं है। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। कह रहे हैं अब हम लोग सीखने चल रहे हैं कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक्टिविटी 1.3 है जिसमें जिंक ग्रैन्यूल्स लिए थे। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है।
अब जिंक का फॉर्मूला होता है Zn और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। ठीक है भाई, जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन का H2। भाई साहब ऐसा है कि कुछ ठंड है तो इस वजह से मफलर को लगा लेते हैं। तो जिंक का हो गया Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया H2SO4 और जिंक सल्फेट का ZnSO4 और हाइड्रोजन का H2 होता है। ठीक है, ये सब डिनोशन है उनके, किस तरीके से उनको केमिकली लिखा जाता है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, अब हमें यहां पर देखना है कि क्या जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बराबर हैं कि नहीं है। देखो बहुत ही बेसिक से लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप देखो, नहीं तो फिर बड़े बड़े जब हमको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दिए जाएंगे तब फिर दिक्कत बनेगी। इसलिए फुल कंसंट्रेशन साथ आप यहां रहिए अफनान जी। तो यहां पर हम देख रहे हैं Zn, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और इधर प्रोडक्ट साइड। तो Zn के इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो 1 1 जिंक सही है भाई साहब। H हाइड्रोजन एटम का देख रहे हैं, तो इधर 2 है और इधर भी 2 है, इधर भी 2 इधर भी 2, बात बराबर। ठीक है, सल्फर S का इधर 1 है और इधर भी 1 है, S इधर भी 1 इधर भी 1। ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 ऑक्सीजन के 4। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स क्या है, बराबर है। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, इक्वेशन 1.3 इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहां पर हमारा ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसे पहचाने, जो भी हमको एलिमेंट दिए थे उनके नंबर ऑफ एटम्स हम लोगों ने देख लिया, नंबर ऑफ एटम्स सेम है, रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी, इस वजह से इसमें हमको छेड़छाड़ नहीं करनी। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, कह रहे हैं। दूसरी हम अगर इक्वेशन लेते हैं, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ये भी एक केमिकल इक्वेशन है। इसमें देखते हैं तो Fe जो हमारा आयरन है, ये इधर 1 एटम है, इधर 3 एटम हो गया है, इधर 3 एटम हो गया है। इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड भी 2 हैं। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के इधर 1 हैं और इधर 4 हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड है। तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 कह रहे हैं, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स while balancing the equation। सबसे पहले क्या करना है कि हमको सब जो भी फॉर्मूला दिया गया है इसको बॉक्स में, इस पर बॉक्स लगा देना है और बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना है, जो लिखना है बॉक्स के बाहर लिखना है। मतलब इनको अंदर वाले को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब नंबर ऑफ एटम्स हम लोग देख रहे हैं, तो Fe का 1 तो इधर 3 है, H हाइड्रोजन का इधर 2 है तो इधर 2 है, बात बराबर है। यहां पर बात बराबर नहीं है, यहां बात बराबर है, यहां पर भी बात बराबर नहीं है। मतलब Fe और ऑक्सीजन के एटम को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। कह रहे हैं बैलेंस करते समय हमें सबसे पहले धावा कहां बोलना है, वहां पर जहां पर कंपाउंड, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो गए वहां से हमको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इसके पास हैं, इस वाले के पास। Fe के 3 एटम हैं और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। और देखो ये फर्स्ट कंपाउंड, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इन चारों में देखोगे तो सबसे ज्यादा जो मास है, सबसे ज्यादा जो एटम्स हैं वो इसके पास टोटल मिलाकर के 7 एटम्स हैं। तो हमको यहीं शुरुआत करनी है,
ठीक है, इस बात को समझ लेना कि ये आसान तरीका है, कन्वीनियंट मेथड है कि हम कहां से बैलेंस करना शुरू करेंगे, जिस कंपाउंड के पास ज्यादा एटम होगा। तो यहां पर देख रहे हैं Fe के 3 एटम हैं, Fe के 3 एटम हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अब आगे के जो स्टेप्स हैं उसको पढ़ लेना तुम। हम यहां पर 3 लगा देंगे क्योंकि Fe को बैलेंस करने के लिए। ध्यान रखना बॉक्स के अंदर नहीं लिखना है, बॉक्स के बाहर लिखना है, 3Fe। ठीक है, अब ऑक्सीजन, Fe तो बैलेंस हो गया लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पाया। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पाया क्योंकि ऑक्सीजन के 4 हैं और इधर ऑक्सीजन के 1 है। तो ध्यान रखना यहां पर हमें कुछ नहीं लिखना है, बॉक्स के अंदर नहीं लिखना है, बॉक्स के बाहर लिखना है। तो हम यहां पे क्या कर दिए, 4 कर दिए। ठीक है, 3Fe प्लस 4H2O। तो हमारा ये काम तो बन गया, मतलब ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए ना, रिएक्टेंट साइड भी ऑक्सीजन के 4 एटम और प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन के 4 एटम। लेकिन अब यहां पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बुरा मान गया। हाइड्रोजन के इधर 2 थे, इधर पहले तो 2 थे, लेकिन अब इधर कुल मिलाकर के 8 हो गए हैं। 4H2 का मतलब होता है कि हाइड्रोजन के अब कितने एटम हो गए हैं, हाइड्रोजन के अब 8 एटम्स हो गए हैं, हाइड्रोजन के अब 8 एटम्स हो गए हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहां पर 4 लिख देते हैं। तो हमें जो रिजल्ट मिला वो इस तरीके है, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, ये अपनी जो, अब इसमें तुम देखोगे तो Fe के इधर 3 इधर 3, हाइड्रोजन के इधर 8, 4 2 जा 8, इधर भी 8, ऑक्सीजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 4 इधर भी हैं इधर भी हैं। तो अब ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन जो है ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि ये जो लिखा हुआ है, to equalize the number of atoms it must be remembered that we cannot alter the formulae of compounds or elements involved in the reaction. For example, to balance oxygen atoms we can put coefficient 4H2O not H2O4। ध्यान रखना, ऑक्सीजन के यदि हमको 4 एटम बनाने हैं, ऑक्सीजन के हमको 4 एटम बनाने हैं तो 4O लिखेंगे, 4O लिखेंगे, ऐसा नहीं कि O के नीचे 4 लगा देंगे। ये तरीका गलत है, ये तरीका सही रहेगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। स्टेप 6 तक हो गया। ठीक, स्टेप 7 पे आते हैं, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, हम फिजिकल स्टेट मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है कि एक्वस है, ये हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे कि केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9। डज द इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि जो भी रिएक्टेंट है, जो भी प्रोडक्ट है, क्या इनके फिजिकल स्टेट के बारे में हमें जानकारी है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है कि क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं, नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। कोई भी इंफॉर्मेशन फिजिकल स्टेट के बारे में यहां पर नहीं दी जा रही है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूले। कह रहे हैं थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कि उससे और जानकारी मिल सके, हम क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट को भी लिख देते हैं। The gaseous, liquid, aqueous and solid states of reactants and products are represented by the notation G, L, AQ and S. G for gas, L for liquid, AQ for aqueous, S for solid। मतलब जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमें कंपाउंड दिए गए हैं वो किस स्टेट में है, फिजिकल स्टेट में क्या है। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल सके इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे गैस, लिक्विड और सॉलिड तो समझ में आ रहा होगा, एक्यू नहीं समझ में आ रहा होगा, एक्वस क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है द वर्ड एक्वस, तो इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि मालूम नहीं होगा, गैस, लिक्विड, सॉलिड तो पता होगा लेकिन एक्वस नहीं मालूम होगा। द वर्ड एक्वस, AQ इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सोल्यूशन इन वाटर। मतलब वो वाटर के सोल्यूशन में है, लिक्विड नहीं कह करके उसको एक्वस बोल रहे हैं।
थोड़ा सा लिक्विड और एक्वस में डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं कि अगर वो वाटर में मिला रहेगा, वो वाटर में वो ऑब्जेक्ट, वो केमिकल वाटर में मिला रहेगा, तो उसको हम लोग एक्वस बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको शो करेंगे। 3Fe + 4H2O, Fe सॉलिड है हमारा आयरन आर्टिकल, H2O गैस। ठीक है, H2O यहाँ पर जो पानी लिए हैं ये गैसियस के फॉर्म में लिए हैं, स्टीम के फॉर्म में लिए हैं, तो हमें Fe3O4 सॉलिड मिल रहा है और 4H2 गैस मिल रहा है। Note that symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। यदि H2O G लिखा हुआ है तो ये जान लेना ये स्टीम के फॉर्म में वाटर है, और H2O लिक्विड लिखा हुआ है तब तो सिंपल है कि ये पानी है। Using physical state, usually physical states are not indicated in a chemical equation unless it is necessary to specify them। कह रहे हैं ज्यादातर में तुम देखोगे केमिकल रिएक्शन में ये नहीं लिखा रहता है, जब हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है फिजिकल नेचर जानने की तब ये सब डिनोट करते हैं। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation। For example, कभी कभी एरो के ऊपर टेम्परेचर की बात करते हैं, कभी कभी प्रेशर की बात करते हैं, कितने प्रेशर पे हमें ये रिएक्शन करना है, और कभी कभी कैटलिस्ट की बात करें। कैटलिस्ट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि हमारे रिएक्शन की स्पीड को रेगुलेट करते हैं। ठीक, जैसे कि यहां पर देखो एरो के ऊपर 340 एटमॉस्फेयर लिखा है, इसका मतलब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन करवानी है। यहां देखो सनलाइट और क्लोरोफिल लिख दिए, मतलब इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होनी है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो यहां पर ये रिएक्शन वगैरह दी गई है। यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2। तो 1.2 में था अपना Mg + O2 गिव्स MgO। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड Mg 1 है, इधर भी Mg 1 है, लेकिन ऑक्सीजन के इधर 2 हैं, इधर 1 है, तो यहां पर तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हम सीधे यहां लिख दें 2MgO। पहले स्टेप में कर दिए, दूसरे स्टेप में देख रहे हैं कि अब Mg के दो हो गए हैं, हमें ऑक्सीजन के 2 करने थे लेकिन Mg के भी 2 हो गए हैं, तो यहाँ पर 2Mg कर दिए। अब इसको देखोगे तो इसमें तुमको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के एटम सेम अमाउंट में मिलेंगे, तो ये है हमारा क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से आज का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अब ये तुम्हारे सामने है कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3। ठीक है, ये आज ही हो जाने चाहिए भाई। ठीक है, आज के ये क्वेश्चन अब कल पे मत रख देना, और ना ये कहना सर जी सोने से पहले भेज देंगे। ठीक है, 8 बजे तक भेजो, 8 बजे तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। ठीक है, उसके पहले भेजो भाई साहब, और अब तन थोड़ा सा सुधर जाओ, एग्जाम बहुत नजदीक है। ठीक है, अगर अब नहीं जागोगे, अब नहीं सुधरोगे तो रिजल्ट तुम्हारा कह दो हम अभी ही दे दें कि कैसा रिजल्ट तुम्हारा आने वाला है। ठीक, तो थोड़ा सा सुधर जाओ यदि कुछ जीवन में अच्छा चाहते हो तो। ठीक, तो इस तरीके से तुम्हारा ये सब काम है, इसे कर लेना टाइम पर। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।